Dear students of class 9th, welcome to Al Hidayah Public School online classes. I am your SST teacher और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस. दिस इज़ योर बुक. ये बुक है आपकी और इस बुक में मैं लेने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 जो आपकी बुक का है उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी की ज़रूरत है. देखिए, किसी भी कंट्री, किसी भी देश के जो सिस्टम्स होते हैं उनको चलाने के लिए किसी पावर की ज़रूरत होती है, एजेंसीज की ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है. वहीं पर वो सिस्टम को कैसे चलाना है, पूरी कंट्री के सिस्टम को. तो यहाँ पर कई सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम. डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब हम सारे लोग जो उस देश के किसी भी देश के सिटीज़न हैं, सिटीज़न का मतलब नागरिक हैं, और हम सारे के सारे लोग जब मिलकर किसी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं यानी गवर्नमेंट को बनाते हैं, वो सिस्टम कहलाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो अब हम कैसे मिलकर बनाते हैं देखते हैं ज़रा. जो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन है उससे समझते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट का एक प्रकार है या फॉर्म है. In which the rulers are elected by the people. जिनमें जो रूलर्स हैं, शासन करने वाले जो लोग हैं, वो इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं. किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, यानी वहाँ की किसी भी देश की जनता के द्वारा. तो अपने इंडिया में देखिए, आपने देखा होगा हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और हर 5 साल में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, वो भी हर 5 साल में होते हैं. तो हम लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, और फिर उन गवर्नमेंट के थ्रू पूरे देश का जो सिस्टम है वो चलता है. अब हम आगे आते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ रेड कलर से लिखा हुआ है. हम सिर्फ अभी यहाँ पर डेमोक्रेसी पे फोकस कर रहे हैं. बाकी की जो चीज़ें हैं वो अगले किसी वीडियो में हम लोग उसको स्टडी करेंगे. तो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है. क्या लिखा है देखिए, म्यांमार, नेपाल, सऊदी अरेबिया, और आगे लिखा है नॉन डेमोक्रेटिक. अब 3 कंट्रीज आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं. म्यांमार है, नेपाल है और सऊदी अरेबिया है. ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर शासन तो चल रहा है, देश भी चल रहा है, बट कुल मिला के यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. नेपाल में तो अब डेमोक्रेसी आ भी गई है, लेकिन आपकी बुक में नेपाल का भी जिक्र दिया है, क्योंकि यहाँ पर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी. राजा हुआ करते थे, मोनार्क सिस्टम होता था. मोनार्क सिस्टम का मतलब होता है राजा का बेटा या उसका उत्तराधिकारी, वही अगला राजा बनेगा और वही शासन करेगा पूरे देश में. वो क्या कहलाएगा? शासक कहलाएगा उस देश का. तो नेपाल में पहले यही सिस्टम हुआ करता था, म्यांमार में भी यही सिस्टम है, और सऊदी अरेबिया में भी यही सिस्टम है. यानी वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर्स होते हैं, उनको जनता इलेक्ट नहीं करती है, जनता चुनती नहीं है. उनके जो सक्सेसर होते हैं, यानी जो उत्तराधिकारी होते हैं, पहले राजा के जो है अभी उस राजा के जो उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर होते हैं, वो अगले राजा बनते हैं. तो ऐसा सिस्टम मोनार्क सिस्टम कहलाता है. तो मोनार्क सिस्टम के बहुत सारे डिमेरिट्स होती हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम क्योंकि डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो पहले हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लेते हैं. क्या क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में? रूलर्स होने चाहिए, इलेक्शन यानी कि इलेक्शन के द्वारा चुने जाने वाले रूलर्स होने चाहिए, यानी हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे और तब वो रूलर कहलाएंगे. इसके बाद हम का मतलब पीपल, द पीपल, यानी इलेक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा? पीपल के थ्रू होगा. लोग चुनेंगे और फिर वो शासन करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स. आगे आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाते हैं. तो ये तो हो गया फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. आपकी बुक में एक दिया हुआ है मेजर डिसीजंस बाय
इलेक्टेड लीडर्स, इस तरह की एक हेडिंग है। कैसे ये कनेक्टेड है इस लेसन से, मैं ये आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी जो बुक है वो बहुत ही अच्छे ऑथर्स के द्वारा, बहुत ही अच्छे जिन्होंने एनालाइज किया होगा, रिसर्च किया होगा, उन्होंने इन बुक्स को लिखा है। तो इसको समझिए आप इसी तरह से जिस तरह से बुक में लिखा है, या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इन अक्टूबर 1999 पाकिस्तान कंट्री अपना नेबरिंग कंट्री है, मैंने अभी आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इसका एक छोटा सा यहाँ पर कुछ वर्ड्स में बताया गया, आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है और समझाने की कोशिश की गई है कि क्या है डेमोक्रेसी एक्चुअली। तो ये क्या है, 1999 अक्टूबर में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, सेना के अधिकारी थे ये, इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कूप के थ्रू पूरे के पूरा तख्ता पलट किया था। मीन्स यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हटा करके ज़बरदस्ती जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसको तख्ता पलट बोलते हैं ऐसा जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इन 2002 अब जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ के पूरे हेड हो गए पाकिस्तान के, और 2 से 3 साल गुजर गए। उसके बाद उनको लगा कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो इन 2002 अक्टूबर में इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम। अब रेफरेंडम को मैंने देखो सर्कल किया हुआ है, क्यों किया है, क्योंकि रेफरेंडम आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। रेफरेंडम का मतलब होता है विशेषाधिकार हासिल करना, यानी स्पेशल राइट्स हासिल कर लेना। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम किया इन 2002, एक हेल्ड किया जहां पर मीडिया वगैरह को सबको बैन कर दिया गया। वहां पर मीडिया भी नहीं बोल सकती थी इनके अगेंस्ट, और सब कुछ परवेज मुशर्रफ ने अपने कंट्रोल में कर ली थी सारी चीज़ें। तो रेफरेंडम में क्या किया उन्होंने, अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से किया, देखिए। अगस्त 2002 लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक कानून उन्होंने बनाया। क्या बनाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक कानून बनाया, अमेंडेड का मतलब होता है संशोधन करना। संशोधन का मतलब होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, और या फिर हिंदी में उसको संशोधन बोलते हैं। क्या होता है ये कि पुराना जो बना हुआ कानून होता है, जो नियम होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उनको कुछ चेंज करना या पूरा का पूरा चेंज कर देना। और रेफरेंडम यानी कि चाहे कोई राजी हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों को अपने फेवर में करके और एक विशेषाधिकार हासिल करके, स्पेशल राइट हासिल करके इस कानून को उन्होंने अमेंड कर दिया, यानी कि संशोधित कर दिया। अब उस कानून के बदले में फिर क्या, कानून जो संशोधित कर दिया उसमें क्या राइट मिल गए जनरल मुशर्रफ को, हम ये देखते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अच्छा, परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान में इन्होंने पूरा कमांड कर लिया, होल्ड कर लिया पाकिस्तान को, तो इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ये सारा कुछ खुद ही हो गए थे, पूरी जनता से कोई मतलब अधिकार नहीं हासिल थे कि वो कुछ भी कर पाती। तो यहाँ पर इन्होंने आप राष्ट्रपति की जो कि खुद ही थे, उनको अपने आप को ही अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया, देखिए, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल असेंबलीज यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रपति को ये अधिकार हो गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको, वो कभी भी बर्खास्त यानी डिसमिस यानी कि बर्खास्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सिविलियन कैबिनेट यानी कि जनता के वेलफेयर के लिए या जनता को सर्विस देने के लिए जो भी कैबिनेट थी, उस सिविलियन कैबिनेट पर अधिकार किसका हो गया, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अधिकार हो गया। यानी कि वो कैबिनेट किसके अंडर में वर्क करेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में वर्क करेगी। कौन सी, सिविलियन कैबिनेट, जो कि जनता के लिए काम करती है। जैसे अपने यहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, कोई गृह मंत्री है, कोई सिंचाई मंत्री है स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम आ जाएं तो, और इसके अलावा कोई कोयला मंत्री है, तो कोई कृषि मंत्री है, इसी तरह से होते हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में उसको कहा जाता था सिविलियन कैबिनेट। तो उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमांड होगी, यानी उसके सारे अधिकार होंगे।
एंड विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी उस पर किसका कब्जा होगा? उस पर कब्जा होगा मिलिट्री ऑफिसर्स, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ खुद मिलिट्री से बिलोंग करते थे, इसलिए मिलिट्री ऑफिसर्स ही उस पर अपना अधिकार रखेंगे, अपने राइट्स रखेंगे। वो जो कहेंगे वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी वही सिविलियन कैबिनेट को करना होगा। अब ये क्यों आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया, क्योंकि ये रिसेंट केस था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, हालांकि अब तो 20-21 साल हो गए, बट व्हेन वी वर स्टूडेंट तो हम लोगों को पता था, हम लोग जानते थे कि कब परवेज मुशर्रफ ने वहाँ पर इस तरह से तख्ता पलट किया या काबिज हुए वहाँ की जनता देश पर, पाकिस्तान पे। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया पाकिस्तान का। अब तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और इसके अलावा मैंने एक रेड कलर से और एग्जाम्पल दिया है। इन इराक 2003 द पावर वेंट टू यूएस। इराक में 2003 में यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने हमला कर दिया। क्यों हमला किया, उसके रीज़न थे उनके, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके बाद वहाँ के जो शासक थे उनको, यानी कि जो वहाँ कंट्री को होल्ड कर रहे थे, उस पर्सन को इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। अब हैंग आउट करने के बाद में फिर इराक में इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन किस तरह से हुए कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसको यूएस के अंडर में ही काम करना था। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंडर में काम करना था, अमेरिका के अंडर में काम करना था। अभी भी वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट के अंडर में ही काम करती है, यानी गवर्नमेंट अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकती, और ना ही वो जनता के द्वारा ठीक तरीके से चुनकर आई हुई गवर्नमेंट कहलाई जाएगी अगर वो खुद से डिसीजन नहीं ले रही है। देश के समझ कर या उसको देश के जैसे हालात है उस पर अगर गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं ले रही है और वो कोई दूसरा देश वहाँ पर डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए ये इराक का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया। अब क्या होता है फिर, डेमोक्रेसी कहाँ पर है, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी है ये फिर किस जगह पर है। तो नीचे देखिए, डेमोक्रेसी को हम कैसे समझेंगे या किस जगह है वो देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने का मामला है वो उस गवर्नमेंट को लेना चाहिए जो जनता के द्वारा चुनी गई है। अभी जैसे आज के रिसेंट में हम बात करें तो हम एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में हैं, एक गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने इलेक्ट किया है, चुना है, इलेक्शन हुआ है बाकायदा से। अब अभी क्या है कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के बॉर्डर में आने की कोशिश कर रहा है। अब हो क्या कि हम किसी दूसरी कंट्री से कहें या दूसरी कंट्री हमसे ये कहे कि ठीक है, चाइना के मामले में हम बात कर लेते हैं, हम बीच में आते हैं और फिर हम बात करते हैं और आपका मामला हम सेटल डाउन करा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि कोई थर्ड कंट्री यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है और जिसके डिसीजंस को हम मानने जा रहे हैं। या फिर एक ऐसी कंट्री भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जिसके रूलर्स को, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता ने नहीं चुना है, बल्कि वो जबरदस्ती उन्होंने हथिया ली है सत्ता, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। और इसी तरह से ऐसी भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है जहां पर पहले का जो राजा है उसी के सक्सेसर या उसी के उत्तराधिकारी अगले राजा बन जाएं और इलेक्शन ना हो और वही सारे डिसीजन लें, जैसे कि म्यांमार और जैसे कि सऊदी अरेबिया, या अब से कुछ साल पहले नेपाल भी इसी सिचुएशन में था। तो डेमोक्रेसी के ये 3-4 हेडिंग्स थी जो मैंने आपको पढ़ाई आज। इसमें अभी आपके लेसन में और भी कुछ हैं टॉपिक्स जिनको हम अगले लेसन में कवर कराएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू वेरी मच।